नमस्कार प्यारे बच्चों, सांदीपनी क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम फिर से आपके बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए वन लाइनर सीरीज के अंतर्गत नए अध्याय के बारे में आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे, जो कि आपकी परीक्षा में तैयारी जो आप कर रहे हो उसे और बेहतर बना पाएगा। तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है शिद्दत के साथ। एक रजिस्टर और पेन लेकर आप इन सारी चीजों को नोट डाउन भी करेंगे और साथ में समझते भी रहेंगे। वीडियो को पॉज करके आप ये काम कर सकते हो। वीडियो अंत तक देखना है जिससे हर एक लाइन आपके समझ में आ पाए, ठीक है। और ये जो तैयारी है ना, आपके लिए मील का पत्थर साबित होगी और आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा। तो पूरी आशा और विश्वास के साथ आप इस वीडियो को देखें और मुझे कमेंट करके बताएं आपकी तैयारी कैसी चल रही है, वीडियो आपको कैसे लगते हैं, कमेंट करना ना भूलें। और तैयारी आपकी कैसी है, कितना सिलेबस आपने अभी तक रिवाइज कर लिया है, क्योंकि आपने कवर तो पहले भी कर लिया था, रिवाइज कितना कर लिया है, तो आप कमेंट करके बताएंगे। और आपके जितने भी दोस्त जो बोर्ड की परीक्षा इस बार बैठ रहे हैं उनको आप ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सांदीपनी क्लासेस के इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज हम एक ऐसे अध्याय के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो हमें ये बताता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, अर्थात माता पिता से बच्चों में लक्षण कैसे ट्रांसफर होते हैं। लक्षणों को ले जाने वाली उस संरचना को अपन क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं। एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण क्या है, और मेंडल ने कौन कौन से नियम इन प्रयोग के आधार पर दिए। तो इन सारी चीजों के बारे में आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस बेहतरीन श्रृंखला को। और आपके देखिए चैप्टर का नाम है आनुवांशिकता। आनुवांशिकता, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे जेनेटिक्स, ठीक है। अपन देखेंगे आनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं। वे लक्षण जो माता पिता से उनकी संतानों तक पहुंचते हैं उन्हें आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। अब बात आती है आनुवांशिकता से क्या मतलब है। आनुवांशिक लक्षणों का माता पिता से संतानों तक पहुंचकर स्वयं को प्रकट करने की क्रिया आनुवांशिकता कहलाती है। आनुवांशिक लक्षणों का माता पिता से संतानों तक पहुंचना और खुद को प्रकट कर लेना, इसी को हम आनुवांशिकता कहते हैं। अब बात आती है आनुवांशिकी से क्या लेना देना है अपना। आनुवांशिक विज्ञान तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम आनुवांशिकी कहते हैं। इधर देखें, आनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं, आपको यह याद रखना है। तो आपको इसमें क्या याद रखना है, आनुवांशिकी का जनक कहते हैं ग्रिगोर जॉन मेंडल को। जॉन मेंडल को कहते हैं। इनका जन्म 1822 में हुआ था और मृत्यु 1884 में हुई थी, ठीक है। ग्रिगोर जॉन मेंडल ने अपना प्रयोग उद्यान मटर पर किया था। पायसम सेटाइवम इसका बॉटनिकल नेम है, पायसम सेटाइवम। ग्रिगोर जॉन मेंडल ने अपने जो प्रयोग हैं वो 1856 से 1863 तक किए, मतलब 7 साल तक, 7 वर्ष तक इन्होंने अपने प्रयोग किए थे। मेंडल ने अपने प्रयोग में उद्यान मटर के, देखो मैं बार बार उद्यान मटर कह रहा हूं, गार्डन पी, ठीक है। तो ऑप्शन में मटर के साथ अगर उद्यान मटर आए तो आपको उद्यान मटर ही टिक करना है, ठीक है। यही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। केवल मटर हो और उसके साथ उद्यान मटर हो तो आपको उद्यान मटर को टिक करना है, ठीक है। तो इन्होंने मटर के कितने जोड़े लक्षण लिए थे, तो आपका आंसर आएगा 7 जोड़ी लक्षण इन्होंने लिए थे, 7 जोड़ी।
7 वर्ष तक प्रयोग किया, 7 जोड़ी लक्षणों पर प्रयोग किया था, 1856 से 1863 तक। ठीक है, प्रयोग किस पर किया था? तो गार्डन पी पर किया था, जिसका बॉटनिकल नेम है पाइसम सैटाइवम। ग्रेगोर जॉन मेंडल 1822 से 1884 तक, ये आनुवंशिकी के जनक कहलाते हैं या आनुवंशिकी के पिता कहलाते हैं। ठीक है, आप नोट डाउन कर लें। आगे देखिए, जीनोटाइप क्या होता है? लक्षणों की जीन अभिव्यक्ति जीनोटाइप कहलाती है। जीन अभिव्यक्ति जैसे ऊंचाई के लिए मेंडल ने मटर के 2 पौधे, जैसे एक था लंबा पौधा और एक था बौना पौधा। ठीक है, तो हम बाहर से देख पा रहे हैं कि मटर का पौधा लंबा है या बौना है, ये इसका लक्षण प्रारूप है, ये इसका फिनोटाइप है। लेकिन इसके अंदर जीन किस प्रकार के हैं, ये इसका जीनोटाइप होता है। तो जीनोटाइप में हम जीन की अभिव्यक्ति को देखते हैं, जैसे लंबेपन के लिए कैपिटल टी और बौनेपन के लिए स्मॉल टी। ठीक है सॉरी, मेरे पास जैसे एक मटर का लंबा पौधा है और इस लंबे पौधे के 2 संभावनाएं हैं, कैपिटल टी ये कॉम्बिनेशन हो सकता है इसमें, साथ ही कैपिटल टी स्मॉल टी ये कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो देखिए, बाहर से देखने पर क्योंकि ये पौधा लंबा दिख रहा है, इसका मतलब ये फिनोटाइप कैरेक्टर है। और अगर इसकी जीन को हम देखें तो इस जीन के आधार पर यह देखना कि पौधा समयुग्मजी है या विषमयुग्मजी है, ये इसके जीन से देखने पर संभव हो सकता है। तो जीन की अभिव्यक्ति को देखना जीनोटाइप कहलाता है। आगे देखिए, फिनोटाइप लक्षणों की भौतिक अभिव्यक्ति, मतलब बाहर से देखने पर पता लग जाए, ये फिनोटाइप कहलाती है, फिनोटाइप कहलाती है। ठीक है, अब मैंने अभी आपको बताया था कि ग्रेगोर जॉन मेंडल के द्वारा मटर के पौधे पर पाइसम सैटाइवम पर जो अपने प्रयोग किए गए थे, तो उन्होंने जो प्रयोग किए थे उसमें अलग अलग प्रयोग किए। पहला प्रयोग किया था उन्होंने एक जीन की वंशागति का, एक जीन की वंशागति। इसी प्रकार उन्होंने 2 कैरेक्टर को एक साथ लिया, तो इन्होंने जो प्रयोग किया वो था 2 जीन की वंशागति। 2 जीन की वंशागति आपको याद क्या रखना है? देखो, 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिए थे इन्होंने। विपर्यासी मतलब विपरीत। 2 जोड़ी लक्षणों पर जब प्रयोग किया तो उसे कहते हैं द्विसंकर संकरण या 2 जीन की वंशागति। एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण पर जब अपन प्रयोग करते हैं तो उसे कहते हैं एक संकर संकरण या एक जीन की वंशागति। ठीक है, अपन आगे इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये तो आपको 2 प्रयोग मेंडल के याद रखने हैं, एक नंबर ये और दूसरा नंबर ये। इन प्रयोग के आधार पर मेंडल ने कुछ नियम बनाए थे। नियम कौन कौन से हैं? तो पहला नियम है प्रभाविता का नियम, दूसरा है पृथक्करण या विसंयोजन का नियम, और तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। लॉ ऑफ डोमिनेंस प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इस तरीके से मेंडल ने एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण प्रयोग के आधार पर नियमों का प्रतिपादन किया था। तो पहला नियम है इसका प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम दूसरा, और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम तीसरा। ठीक है, अब देखिए आगे, एक है यहां पर संकर पूर्वज संकरण, बैक क्रॉस। ठीक है, और एक होता है टेस्ट क्रॉस। ये 2 क्रॉस हैं, आपको याद रखने हैं। इसे टेस्ट क्रॉस को परीक्षार्थ संकरण भी कहते हैं, परीक्षार्थ संकरण भी कहते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं इनको, क्या है इसकी डिटेल अभी अपन आगे चर्चा कर लेंगे। फिलहाल हम यहां देखें, प्रथम जोड़ी से उत्पन्न संतति का जब दोनों में से किसी एक जनक के साथ संकरण कराया जाता है
तो उसे संकर पूर्वज संकरण कहा जाता है। सामान्य तथा प्रभावी लक्षणों के साथ प्रथम पीढ़ी का संकरण कराया जाता है। सीधी सीधी बात है, आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है सॉरी, आपको याद रखना है जब F1 पीढ़ी के पौधे का संकरण, जब F1 पीढ़ी के पौधे का संकरण प्रभावी अथवा अप्रभावी जनक से कराते हैं तो इसे बैक क्रॉस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? इसे बैक क्रॉस कहते हैं। और यह कैसे होता है तो आप यहां देखें, जैसे एक संकर संकरण की मैं बात करूं, एक संकर संकरण मोनोहाइब्रिड क्रॉस, या फिर हम इसको कहते हैं एक जीन की वंशागति, एक जीन की वंशागति, एक जीन की वंशागति। इसमें मेंडल ने एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिए थे, एक जोड़ी विपरीत या विपर्यासी लक्षणों वाले जनक पादपों के मध्य क्रॉस को एक संकर संकरण कहते हैं, एक संकर संकरण कहते हैं, एक संकर संकरण कहते हैं। हुआ क्या था, जैसे जैसे मेंडल ने क्या किया, जनक के रूप में एक तो लिया है लंबा पौधा और इसका क्रॉस कराया बोने पौधे के साथ। एक लिया बोना पौधा, लंबे पौधे को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं, बोने पौधे को स्मॉल टी से। जब इनसे F1 पीढ़ी आई तो उस F1 पीढ़ी का पौधा था कैपिटल टी स्मॉल टी। क्योंकि इस पौधे में कैपिटल लेटर मौजूद है, इसका मतलब ये पौधा लंबा होगा। कैसा होगा? लंबा। लेकिन यहां पर एक अलील तो है कैपिटल में और एक अलील है स्मॉल में। इसका मतलब ये जो पौधा होगा वो हेट्रोजाइगस होगा, विषम युग्मजी होगा, हेट्रोजाइगस होगा, लेकिन लंबा होगा क्योंकि इसमें कैपिटल टी मौजूद है। इसका मतलब ये जो लंबापन है ये प्रभावी है और जो बोनापन है ये अप्रभावी है। अब आप ध्यान से सुनिए, ये F1 पीढ़ी का पौधा है। जब F1 पीढ़ी के पौधे का क्रॉस या तो हम स्मॉल टी के साथ करा दें या फिर हम इसका क्रॉस कैपिटल टी के साथ करा दें तो इसे कहते हैं बैक क्रॉस। इसे क्या कहते हैं? बैक क्रॉस कहते हैं। F1 पीढ़ी के पौधे का क्रॉस प्रभावी या अप्रभावी जनक से कराते हैं तो इसे कहते हैं बैक क्रॉस। ये दोनों बैक क्रॉस हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ये बैक क्रॉस है। F1 पीढ़ी के पौधे का क्रॉस चाहे तो प्रभावी जनक से करा दें या फिर अप्रभावी जनक से करा दें तो हम उसे क्या कहते हैं? बैक क्रॉस कहते हैं। और टेस्ट क्रॉस में क्या होगा? टेस्ट क्रॉस में आपको यह याद रखना है कि F1 पीढ़ी के पौधे का क्रॉस प्रभावी जनक से संकरण कराया जाता है तो उसे, ये मिस्टेक है। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है सुनिए आप, जब प्रथम पीढ़ी से उत्पन्न पौधे का संकरण उनके अप्रभावी जनक से कराते हैं तो इसे परीक्षार्थ संकरण कहते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। देखिए टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, जब प्रथम पीढ़ी से उत्पन्न पौधे का संकरण उनके प्रभावी की जगह आप अप्रभावी करेंगे, अप्रभावी जनक से कराते हैं तो इसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं।
ठीक है, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। जैसे यहां समझिए, कैपिटल टी का क्रॉस कराया स्मॉल टी के साथ, ये है इसकी जनक पीढ़ी, और इससे उत्पन्न हुआ ये पौधा, ये है F1 पौधा। और जब इस F1 पौधे का क्रॉस इसके अप्रभावी जनक से कराते हैं, क्योंकि ये अप्रभावी है, इससे कराते हैं, अप्रभावी जनक से कराते हैं, तो हम इसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस कहते हैं। ठीक है, जब F1 पीढ़ी के पौधे का क्रॉस अप्रभावी जनक से कराते हैं तो उसे परीक्षार्थ संकरण या टेस्ट क्रॉस कहते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है, फटाफट से इसे आप नोट डाउन कर लें और चलते हैं, हम आगे चर्चा करेंगे। चलो, आपने लिख लिया और अब अपन चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं आगे क्या क्या पूछा जा रहा है। तो देखिए, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर या शर्करा होती है। डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है डीएनए में, तो आरएनए में होती है राइबोज शर्करा। देखो, आरएनए में राइबोज, अगर मैं इसके आगे डीऑक्सी लगा दूं तो हो जाएगी डीऑक्सीराइबोज, जो कि डीएनए में होती है। तो आप ऐसे ट्रिक से याद कर लो, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज, तो आरएनए में राइबोज। ठीक है, ये देखो दोनों आर से शुरू हो रहे हैं, ये दोनों डी से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा। राइबोज शर्करा और डीऑक्सीराइबोज शर्करा, इसका जो फुल डिटेल है वो मैंने कक्षा 12th वाला, जो प्लेलिस्ट में आपको कक्षा 12th में जेनेटिक्स वाला चैप्टर मिल जाएगा, वहां मैंने इनकी मतलब क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर बना के भी आपको बताया है कि राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर में क्या अंतर है। ठीक है, आपको एक चीज याद रखनी है, जो राइबोज शुगर है ये 5 कार्बन की शुगर है, और डीऑक्सीराइबोज ये भी 5 कार्बन की शुगर है। शर्करा या शुगर एक ही बात है। ठीक है, डीएनए कहां मिलता है? तो ये केंद्रक में पाया जाता है, केंद्रक में, क्योंकि गुणसूत्र इसी के बने हैं। और आरएनए कहां मिलता है? तो आपको ये केंद्रक में भी मिलेगा और कोशिका द्रव्य में भी मिलता है, मतलब ये दोनों जगह मिलता है। ठीक है, डीएनए के क्षार, बेस मतलब क्षार, तो डीएनए में पाए जाते हैं एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। जबकि आरएनए में, तो आपको इसको ऐसे शॉर्टकट में याद रख लो। देखो, डीएनए में नाइट्रोजन क्षार होते हैं एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। जबकि आरएनए में 3 तो सेम होते हैं, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। थाइमिन की जगह होता है इसमें यूरेसिल होता है। ठीक है, तो आरएनए में थाइमिन के स्थान पर, थाइमिन की जगह यूरेसिल मिलता है। क्या मिलता है? यूरेसिल मिलता है। तो ये जो डीएनए और आरएनए ये दोनों हैं, तो ये दोनों हमारे क्या हैं? जेनेटिक मटेरियल हैं, आनुवांशिक पदार्थ हैं, दोनों ही जेनेटिक मटेरियल हैं। इन्हें न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं। और एक पीढ़ी से मतलब पेरेंट्स से, माता पिता लिख दूं मैं, माता पिता, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मतलब संतति में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं, इन लक्षणों को लेके कौन जाता है? तो आपका आंसर आएगा कि इन लक्षणों को लेके जाता है कारक। कौन लेके जाता है? कारक, मेंडल के हिसाब से, क्योंकि कारक नाम किसने दिया है? मेंडल के द्वारा। इसी कारक को बाद में क्या कहा गया? जीन। और जीन कहने वाले थे जोहानसन। अब वास्तव में बात यह आती है कि ये कारक जिनको अपन जीन कहते हैं, कारक नाम मेंडल ने दिया और जोहानसन ने जीन कहा, ये मिलते कहां हैं? तो आपका आंसर आएगा कि ये जो जीन हैं ये किस पर मिलते हैं? डीएनए पर मिलते हैं। तो जीन क्या है? डीएनए का एक स्मॉल सेगमेंट, डीएनए का एक छोटा खंड होता है ये, जिसमें हमारी बॉडी की सभी आनुवांशिक सूचनाएं पाई जाती हैं। मतलब ये एक प्रकार का ब्लूप्रिंट होता है। डीएनए हमारा क्या है?
ब्लूप्रिंट होता है। ठीक है, आगे चलिए। डीएनए ये डबल स्ट्रैंडेड अणु है और आरएनए ये सिंगल स्ट्रैंडेड अणु है। देखिए, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो मैं इधर थोड़ा सा एक डायग्राम बना के आपको बताऊं इस तरीके से। तो इसमें एक रज्जुक ये हो गया, दूसरा रज्जुक ये हो गया, ये डीएनए है। तो डबल स्ट्रैंडेड होता है डीएनए और आरएनए में एक ही स्ट्रैंड होता है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। और इस डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड बताने वाले वैज्ञानिक का नाम है वाटसन और क्रिक। इन्होंने ये डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। ठीक है, आगे देखिए, विभिन्नताएं क्या होती हैं। एक ही जनक की संतानों में समानता होते हुए भी वे एक दूसरे से भिन्न होती हैं, इसे भिन्नता या विविधता कहते हैं। जैव विविधता इसी से आती है। ठीक है, जो आनुवंशिकी विज्ञान की एक शाखा है ना, आनुवंशिकी, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, एक्चुअल में इसमें हमें दो सब्जेक्ट पढ़ने रहते हैं। एक तो होता है वंशागति और एक होता है विविधता। वंशागति, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का जाना। तो इसमें तो क्या होता है, लक्षणों का स्थानांतरण होता है। और कर्ता कौन है, लक्षणों का स्थानांतरण करता कौन है, तो इसके लिए जिम्मेदार होता है जीन। और जीन कहां मिलता है, तो आपका आंसर आएगा डीएनए पर। डीएनए कहां मिलता है, तो आंसर आएगा ये गुणसूत्र में होता है, क्रोमोसोम में होता है। क्रोमोसोम कहां होते हैं, तो आंसर आएगा न्यूक्लियस, केंद्रक में। और केंद्रक कहां होता है, तो आंसर आएगा कोशिका में। क्या आएगा आंसर, कोशिका में। और कोशिकाओं से बनता है ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से तंत्र, और अंग तंत्र मिलके बनाते हैं हमारी बॉडी। ठीक है, तो एक्चुअल में जो जीन है ना, ये जीन इस डीएनए का एक छोटा खंड है। जीन डीएनए का एक छोटा खंड है। और क्योंकि हमारे जो जीन हैं ये ज्यादातर सेम ही होते हैं और 99.9% तो ये सेम है, और बाकी का बचा हुआ 0.01 जो पार्ट है वो उसमें भिन्नता होती है। उसी की वजह से हम सभी के कैरेक्टर अलग अलग होते हैं। तो हमारे अंदर कौन सा कैरेक्टर आएगा, जैसे आपने देखा होगा नीली पीली जैसी आंखें होती हैं, घुंघराले बाल होते हैं, ये कानों की ये नीचे वाली जो लेयर है वो इस तरीके से चिपकी रहती है। इस तरीके के जो आनुवांशिक कैरेक्टर हैं, ठीक है, वो आनुवांशिक कैरेक्टर की जो इंफॉर्मेशन है वो जीन में पाई जाती है। इसमें पाई जाती है, जीन में पाई जाती है। और ये जीन डीएनए के ही भाग हैं जो कि गुणसूत्रों में होते हैं। तो ये गुणसूत्र ही तो हैं जो कि एग और स्पर्म, इन्हीं गुणसूत्र एग और स्पर्म के अंदर ही है। तो अब कौन सा गुणसूत्र है, उसमें कौन से प्रकार की इंफॉर्मेशन है, वो सब ये डीएनए और जिसके की जीन भाग हैं उन्हीं में इन्वॉल्व रहती है। ठीक है, तो ये सॉरी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इसको स्थानांतरण करते हैं। तो वंशागति के लिए जिम्मेदार होगा जीन, और इनकी वजह से आती है विविधता। मतलब हमारे कैरेक्टर के बीच में, हमारे जो कैरेक्टर हैं उनमें जो बदलाव आते हैं उसी को हम कहते हैं विविधता। तो वंशागति और विविधता ये दोनों पार्ट जेनेटिक्स के ही हैं जो हम वहां पढ़ते हैं। आगे देखें, प्रभावी लक्षण और प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं। तो देखिए, जब विपरीत लक्षणों के जोड़े में क्रॉस कराया जाता है, जब विपरीत लक्षणों के जोड़े में क्रॉस कराया जाता है, और विपरीत लक्षण के लिए मैं ऐसे मान लूं कि एक मटर का पौधा है लंबा और एक मटर का पौधा है बौना, मैं इन दोनों के बीच में क्रॉस करा दूं या संकरण करा दूं, तो जो लक्षण F1 पीढ़ी में, जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट होता है या प्रदर्शित होता है वो प्रभावी लक्षण कहलाता है।
और जब विपरीत लक्षणों के जोड़े में क्रॉस कराया जाता है तब पहली पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट नहीं होता है अर्थात छिपा रहता है वो अप्रभावी होता है। कैसे? देखिए, जब लंबे और बौने पौधे में क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए थे मेंडल को। तो मेंडल ने कहा कि F1 पीढ़ी में जो लक्षण आया वो होता है प्रभावी और जो नहीं आया वो होता है अप्रभावी। लेकिन ये जो अप्रभावी लक्षण है ये कहीं गायब नहीं हुआ है, ये F2 पीढ़ी में प्रकट होता है। ठीक है, तो आपको परिभाषा के तौर पे क्या याद रखना है? जब विपरीत लक्षणों के जोड़ों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट होता है वो प्रभावी होता है और जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होता है वो अप्रभावी होता है। लेकिन अप्रभावी लक्षण F1 पीढ़ी में तो दिखाई नहीं दिया लेकिन वो F2 पीढ़ी में प्रकट होता है। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से याद रखना है। एक संकर संकरण या एक संकर संकरण या एक संकर क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? तो जब विपरीत लक्षणों को साथ लेकर कराए गए संकरण को एक संकर संकरण कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें याद क्या रखना है? एक जोड़ी विपरीत लक्षण को साथ लेकर कराए गए संकरण को एक संकर संकरण कहते हैं और वहीं पर दो जोड़ी विपरीत लक्षणों को साथ लेकर कराए गए संकरण को द्विसंकर संकरण कहते हैं। एक जोड़ी विपरीत या विपर्यासी लक्षणों के मध्य होने वाले संकरण को एक संकर संकरण और दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य होने वाले संकरण को द्विसंकर संकरण कहते हैं। आगे देखिए, आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। हमने इसके बारे में पहले चर्चा कर ली है। आगे देखें, नर में कौन सा गुणसूत्र लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है? तो XY क्रोमोसोम। यहां देखिए, मनुष्य में 2n बराबर 46 क्रोमोसोम होते हैं। द्विगुणित जो संख्या है हमारे क्रोमोसोम की वो होती है 46। इनमें से 44 क्रोमोसोम ये तो होते हैं ऑटोसोम्स अलिंग गुणसूत्र ये लिंग निर्धारण में भाग नहीं लेते हैं। वहीं पर तो जैसे कि XX अगर ये फीमेल है, अगर ये मादा है तो XX होगा और यदि ये नर है तो उसमें XY क्रोमोसोम होगा। ये होते हैं लिंग गुणसूत्र। ये कैसे होते हैं? लिंग गुणसूत्र होते हैं। हकीकत में क्या है? लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार होते हैं ये क्रोमोसोम XY। ठीक है, तो इसका आंसर होगा XY। आगे देखिए, डायबिटीज एक आनुवांशिक रोग है। आगे, मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं 23 जोड़े या फिर इन्हें कहते हैं 2n बराबर 46 या तो 46 याद रखो अगर जोड़े में याद रखने हैं तो 23 जोड़े याद रखने हैं। ठीक है, 46 गुणसूत्र होते हैं और 23 जोड़े। चलो आगे देखो, मेंडल ने किस पौधे पर अपने प्रयोग किए थे? तो ऑप्शन में आए मटर, तो मटर भी ठीक है। और अगर आए लिखा उद्यान मटर तो ये भी ठीक है। अगर ये दोनों ऑप्शन में आए तो आप उद्यान मटर को सही करना। और अगर मटर एक ऑप्शन पे हो मटर, दूसरे ऑप्शन पे हो उद्यान मटर और तीसरे ऊपर ऑप्शन पे लिखा हो A तथा B दोनों, तो फिर आप टिक करके आना A तथा B दोनों। जैसे मैं इसको A मान लूं, इसको B मान लूं, तो ये भी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, और इसका बॉटनिकल नेम, वानस्पतिक नाम क्या है? तो आपको याद क्या रखना है? पायसम सेटाइवम इसका बॉटनिकल नेम है। चलो आगे, मटर के एक शुद्ध लंबे पौधे जिसको हमने कैपिटल T से दर्शाया है
और शुद्ध बौने पौधे स्मॉल टी से दर्शाया है, में संकरण कराया जाता है अर्थात क्रॉस कराया जाता है। तो F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधे और बौने पौधे का अनुपात क्या होगा? देखिए, अनुपात में आपको दो चीजें याद रखनी है। आपसे पूछा क्या जा रहा है? अगर आपसे फिनोटाइप पूछा जा रहा है तो आपका आंसर आएगा 3:1, और यदि आपसे जीनोटाइप पूछा जा रहा है, जीनोटाइप, तो आंसर आएगा 1:2:1। 3:1 इसका फिनोटाइप है, 1:2:1 इसका जीनोटाइप है। किसका? जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों के पौधों के मध्य क्रॉस कराते हैं। यहां पर ये जो कैपिटल टी लिया जाता है ये प्रभावी होता है, और जो स्मॉल लेटर लिए जाते हैं वो अप्रभावी होता है। ये भी याद आप रख लेना, ठीक है। कैसे आते हैं ये पौधे, ये भी अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो इधर, जैसे लंबा पौधा और ये बौना पौधा, इसके जीन है कैपिटल टी, और इसमें है अलील स्मॉल टी। क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं इसीलिए हम इसको कहते हैं समयुग्मजी। यहां भी दोनों सेम है तो ये भी होगा समयुग्मजी। होमोजाइगस, ये है जनक पीढ़ी, जिसे हम पी से दर्शाते हैं, जिसे हम किससे दर्शाते हैं? पी से दर्शाते हैं। अब इसमें बनेंगे युग्मक। युग्मक बनेंगे तो युग्मक यहां से देखो एक ले लेते हैं कैपिटल टी, क्योंकि दोनों ही सेम आएंगे तो एक ले लेते हैं अपन, और एक यहां से ले लेते हैं तो इसका आएगा स्मॉल टी। इनके बीच में क्रॉस कराया तो इनसे जो पहली पीढ़ी आएगी उसे कहते हैं फर्स्ट फिलियल जनरेशन या फिर F1 पीढ़ी, और इसका पौधा आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये वाला पौधा आएगा। मेंडल ने देखा कि F1 पीढ़ी के सारे पौधे लंबे थे, बोना पौधा एक भी नहीं था। ये यहां पर पौधा जो बना वो होगा विषम युग्मजी लंबा। कैसा होगा? विषम युग्मजी लंबा पौधा होगा ये, ठीक है। ये आ गई F1 पीढ़ी। आगे देखें, मेंडल ने क्या किया, इसी पौधे सेम ऐसा ही पौधा लिया। मैं इसको हटा देता हूं, आप इसको नोट डाउन कर लें, फिर मैं उसे वहां से हटा के, क्योंकि मुझे वहां जगह चाहिए, इसको मैं यहां से हटा देता हूं अब। और सेम पौधे के साथ इन्होंने फिर से क्रॉस कराया, ठीक है। सेम पौधा लिया और क्रॉस कराया तो क्या आएगा? तो अब आप देखिए क्या आना चाहिए। इधर देखो, इससे बनेंगे इसके देखो अलग अलग गैमीट बना लें, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये बनेंगे, ठीक है। अब बनाएंगे, देखो इधर कितने हैं? एक और एक दो, और इधर कितने हैं? एक और एक दो। 2 × 2 करें तो कितना आएगा? 4। इसका मतलब 4 डब्बे वाला हम चेकर बोर्ड बना लेंगे इस तरीके से। इन दोनों को इधर रख दें, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इन दोनों को इधर रख दें। इसको जैसे मैंने मादा मान लिया, फीमेल, इसको मेल मान लिया। ये मेल और फीमेल के साइन है तो आप इनको याद रख लें। इसका क्रॉस इसके साथ कराएंगे तो ये आया पहला, ये पौधा हो गया लंबा। इसका क्रॉस इसके साथ कराया, ये पौधा भी मेंडल को मिला लंबा। अब इसका क्रॉस इसके साथ कराया तो ये पौधा भी मिला लंबा। देखो मैंने बड़ा पहले लिख दिया है, छोटा बाद में लिखा है, क्योंकि बड़े को हम पहले लिखते हैं, छोटे को बाद में लिखते हैं। बड़ा प्रभावी होता है इसलिए उसे पहले लिख देते हैं। फिर इसका इसके साथ कराएंगे तो ये आएगा, और ये पौधा था बोना। इसके आधार पर मेंडल ने ज्ञात किया इसका फिनोटाइप। बाहर से देखने पर मेंडल को लंबे पौधे कितने दिख रहे हैं, तो आप कहोगे कि लंबे पौधे हैं यहां पर 1, 2 और ये 3। तो बोने पौधे कितने हैं, तो आप कहोगे कि एक ही है।
तो 3:1 ये फिनोटाइप है, लक्षण प्रारूप जिसे कहते हैं। जीनोटाइप की बात करें तो जीनोटाइप की जब बात करते हैं तो आप देखोगे इसमें कैपिटल टी वाला पौधा है एक, कैपिटल स्मॉल वाले हैं दो, स्मॉल वाला है एक। तो जब जीन की अभिव्यक्ति को अपन देखते हैं तो उसे जीनोटाइप कहते हैं, जीन प्रारूप कहते हैं। तो एक संकर संकरण में एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिया है, जैसे लंबा और बोना। लंबा प्रभावी है इसलिए उसे कैपिटल लेटर से दर्शा रहे हैं, बोना अप्रभावी है इसलिए स्मॉल लेटर से दर्शा रहे हैं। F1 पीढ़ी के सारे पौधे लंबे आए थे जब F1 पीढ़ी के पौधों के बीच में स्वपरागण कराया गया तो F2 पीढ़ी प्राप्त हुई। ये F2 पीढ़ी है। और F2 पीढ़ी के अंदर जो जीनोटाइप आया वो आया 1:2:1 और फिनोटाइप आता है 3:1। इसे कहते हैं एक संकर संकरण, क्योंकि एक जोड़ी लक्षणों पर प्रयोग किया गया था। ठीक है, आगे देखें, आप इसको नोट डाउन कर लें। हाँ, ये था प्रश्न। तो एक जोड़ी शुद्ध लंबे पौधे कैपिटल टी और शुद्ध बौने पौधे स्मॉल टी के बीच में जब संकरण कराया गया तो F2 पीढ़ी का लक्षण प्रारूप आएगा 3:1 और जीन प्रारूप आएगा 1:2:1, जो कि यहां पर बना हुआ है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते रहते हैं उन्हें आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। जीन क्या है? ये आनुवांशिकी की इकाई है। जीन आनुवांशिकी की इकाई है, ठीक है। और जीन वास्तव में डीएनए के खंड होते हैं। आगे देखोगे, आनुवांशिक पदार्थ का विनिमय मतलब एक्सचेंज होता है अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जब क्रॉसिंग ओवर होता है, इसकी वजह से एक्चुअल में जो भिन्नताएं आती हैं उनके लिए जिम्मेदार होता है अर्धसूत्री विभाजन, जिसे हम मियोसिस कहते हैं, ठीक है। और मियोसिस फर्स्ट की एक स्टेज होती है जिसे पैकाइटीन कहते हैं। पैकीटीन कोई कहता है, कोई पैकाइटीन कहते हैं, उसमें क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर की वजह से ये जो भिन्नताएं हैं वो आती हैं। मेंडल ने आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया। मेंडल ने आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया और आनुवांशिकता के नियम कितने हैं तो आप कहोगे कि 3 हैं। एक है प्रभाविता का नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम, तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। सबके पीछे का नियम लगा देना। प्रभाविता और पृथक्करण का नियम एक संकरण प्रयोग के आधार पर दिया गया, ये इसके आधार पर दिया गया। और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम ये 2 संकरण प्रयोग के आधार पर दिया गया, ठीक है। एक संकरण के आधार पर प्रभाविता और पृथक्करण का नियम दिया गया और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम 2 संकरण प्रयोग के आधार पर दिया गया था, ठीक है। चलो आगे। सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं का बना होता है। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ऊतकों से अंग का निर्माण होता है। अंग आपस में मिलते हैं तब तंत्र बनता है और बहुत सारे तंत्र मिलकर एक बॉडी बनाती है। इसीलिए मूलभूत इकाई कहते हैं कोशिका को, क्योंकि कोशिकाएं हैं जो शरीर की मूलभूत इकाई होती हैं। मनुष्य में शिशु के लिंग का निर्धारण कौन सा क्रोमोसोम करता है तो आपका आंसर आएगा XY क्रोमोसोम या फिर 23वें जोड़ा। मेंडल ने आनुवांशिकता के लक्षणों के वाहक को क्या नाम कहा तो मेंडल क्या कहते हैं? मेंडल ने आनुवांशिकता के लक्षणों को ले जाने वाले को, वाहक को क्या कह रहे थे? वो फैक्टर कह रहे थे। फैक्टर मैंने आपको बताया था। मेंडल ने कहा कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को ले जाने वाली जो चीज है, जो संरचना है, वो है फैक्टर। तो फैक्टर नाम किसने दिया?
फैक्टर नाम मेंडल ने दिया। किसने दिया? मेंडल ने दिया फैक्टर नाम। फैक्टर को जीन किसने कहा? जीन किसने कहा? तो फैक्टर को जीन कहने वाले वैज्ञानिक का नाम है जोहानसन। क्या नाम है? जोहानसन। तो ट्रिक से याद कर लो ना, जीन नाम जोहानसन ने दिया था। जीन नाम जोहानसन ने दिया था। कारक को ही जीन कहते हैं, कारक ही जीन है, लेकिन कारक कहने वाले मेंडल थे और जीन कहने वाले हैं जोहानसन। ठीक है, आगे चलें। जीन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम जोहानसन। तो जो कारक है वही जीन है। मेंडल ने मटर के पौधे के कितने लक्षणों पर अध्ययन किया? तो 7 विकल्प लिए थे, 7 विकल्पी या विपर्यासी या विपरीत लक्षण। ठीक है, जब एक लंबे एवं बौने पौधे के बीच संकरण कराया गया तो F1 पीढ़ में दिखाई देता है, उसे कहते हैं प्रभावी लक्षण, और जो दिखाई नहीं देता है उसे कहते हैं अप्रभावी लक्षण। ठीक है, तो जो प्रभावी लक्षण होता है इसे अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं, और जो अप्रभावी होता है ये स्मॉल लेटर से दर्शाते हैं। ठीक है, जब दोनों अलील एक जैसे हों तो हम इसे होमोजाइगस कहते हैं, होमोजाइगस कहते हैं, और जब अलग अलग हों तो हम इसे हेटेरोजाइगस कहते हैं या फिर विषम युग्मजी कहते हैं। ठीक है, आगे चलिए। एक संकर क्रॉस में F2 पीढ़ी का जीनोटाइप कितना होगा? तो आपका आंसर आएगा कि जीनोटाइप होता है, ये गलत लिखा है, इसे हटाइए। जो जीनोटाइप होता है वो होता है 1:2:1। ये है इसका जीनोटाइप, और 3:1 ये है इसका फिनोटाइप। तो फिनोटाइप में आप देखोगे कि 3 पौधे तो हैं लंबे और 1 पौधा है बौना। ठीक है, अर्थात 75% पौधे लंबे हैं, 25% पौधे बौने हैं। ये कंडीशन है फिनोटाइप की। इसकी कंडीशन है फिनोटाइप की। ठीक है, तो जीनोटाइप की कंडीशन क्या होगी? तो मैं इधर लिख देता हूं। जीनोटाइप में 1 पौधा तो है समयुग्मजी लंबा, 2 पौधे हैं विषमयुग्मजी लंबे, और 1 पौधा है समयुग्मजी बौना। मतलब 25% पौधे समयुग्मजी लंबे हैं, 50% पौधे विषमयुग्मजी लंबे हैं, और 25% पौधे समयुग्मजी बौने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको लिख ले। मैं बोल देता हूं, 1 पौधा तो है समयुग्मजी लंबा, 2 पौधे हैं विषमयुग्मजी लंबे, और 1 पौधा है समयुग्मजी बौना। या फिर अपन ऐसे लिख सकते हैं 25% समयुग्मजी लंबे, 50% विषमयुग्मजी लंबे, और 25% समयुग्मजी बौने। ये है इनका जीनोटाइप। आगे चलें। जब देखो दो जोड़ी विकल्पी जोड़ों का अध्ययन किया जाता है तो उसे द्विसंकर क्रॉस कहते हैं, और इसका द्विसंकर क्रॉस का F2 पीढ़ी का जो फिनोटाइप है वो होता है 9:3:3:1। 9:3:3:1 याद कर ले, एग्जाम में आता है। और द्विसंकर क्रॉस का अगर आपसे जीनोटाइप पूछ ले, जीनोटाइप तो आपको याद रखना है 1:2:2:4। ठीक है, 1:1:2:1:1। ठीक है, कैसे आया ये आप इधर देखिए। 1 2 2 4, इनको जोड़ो कितने होते हैं? 4 और 2 6, 2 8 और 1 9। ये पौधे 1:2 को जोड़ो तो 3 पौधे, 1:2 को जोड़ो 3 पौधे, और ये अकेला। तो ऊपर लिखा है फिनोटाइप, नीचे लिखा है जीनोटाइप। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो।
आगे देखें, डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना निहित होती है। प्रोटीन संश्लेषण, ये पिछले बार आया था एग्जाम, इंपॉर्टेंट है। डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है उसे प्रोटीन का जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे उस प्रोटीन का जीन कहते हैं। क्यों? क्योंकि जीन में ही आनुवांशिक सूचनाएं पाई जाती हैं। प्रत्येक जनक कोशिका से संतति में गुणसूत्र के जोड़े से कितने गुणसूत्र जाते हैं? तो केवल एक गुणसूत्र ही तो जाता है, जोड़े में से एक जाएगा, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन होता है तो ये हाफ हाफ हो जाते हैं। ठीक है। मानव में लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार गुणसूत्र पुरुष में पाए जाने वाला वाई क्रोमोसोम है। ठीक है। तो मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार कौन होता है? पुरुष होता है। जन्म लड़के का होगा लड़की का होगा, ये किस पे निर्भर करता है? पुरुषों पे निर्भर करता है, महिलाओं पे निर्भर नहीं करता है। लेकिन पहले क्या होता था? लड़का पैदा होता है तो अच्छी बात है ना। और जब लड़की पैदा होती थी तो कहा सुनी किससे होती है? उसकी मां से होती है, जैसे कि वो बिल्कुल गलत था, है ना। तो आजकल अपन को तो ये पता है कि लिंग निर्धारण के लिए कौन सा क्रोमोसोम जिम्मेदार है? वाई क्रोमोसोम। और वाई किस में पाया जाता है? पुरुष में पाया जाता है। तो लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार पुरुष होता है, ना कि महिला। ठीक है। अब अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इधर देखिए, मैं यहां लिख रहा हूं एक संकर संकरण प्रयोग। एक संकर संकरण प्रयोग, इसके बारे में अपन पढ़ लेते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, इसको अपन क्या क्या क्या, क्या कहते हैं? मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। इसमें कितने जोड़ी लक्षण लेंगे तो आपका आंसर आएगा एक जोड़ी। एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण लेंगे इसमें हम। जैसे लंबा पौधा, इसका क्रॉस करा दें बोने पौधे के साथ। लंबे पौधे को अपन दर्शाते हैं कैपिटल टी से, और बोने पौधे को दर्शाते हैं स्मॉल टी से। जब इनके बीच में क्रॉस कराया गया तो ये पौधा आया, इसे कहते हैं F1 पीढ़ी, प्रथम संतानीय पीढ़ी। और ये है इनकी जनक पीढ़ी, जिसे हम पेरेंट्स कहते हैं, P से दर्शाते हैं। ठीक है। मेंडल ने क्या किया? मेंडल ने इसी F1 पीढ़ी के पौधों के बीच स्वपरागण कराया। तो मैंने इधर लिखा मैंने इधर लिखा, इधर हो रहा है परपरागण, लेकिन चूंकि ये सेम पौधा है इसलिए मैंने यहां लिखा स्वपरागण। जब, है ना, स्वपरागण जब कराया तो क्या हुआ? इसके फिर युग्मक बनेंगे। युग्मक बनेंगे, और युग्मक कैसे बनेंगे? तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इससे युग्मक बनेंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है। इस तरीके से युग्मक बने। अब इसका वही पुनेट वर्ग या चेकर बोर्ड बनाएं, और इसको मैं ऐसे लिखूं तो देखिए, इन दोनों कैरेक्टर को मैंने इधर ले लिया और इन दो कैरेक्टर को मैंने इधर ले लिया। ये वाले जो कैरेक्टर हैं वो मैंने मेल के मान लिए और ये फीमेल का मान लिया। तो देखिए ये कैपिटल टी और कैपिटल टी जाएंगे। ठीक है। इधर कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। ये पौधा कैसा है? तो आप कहोगे ये पौधा लंबा है, क्योंकि इसमें कैरेक्टर कैपिटल टी मौजूद है। इसमें भी कैपिटल टी मौजूद है, इसलिए ये भी लंबा होगा। इसमें भी कैपिटल टी मौजूद है तो ये भी लंबा होगा। और ये स्मॉल है तो ये बोना होगा। इसका मतलब इनका फिनोटाइप रेशियो
फिनोटाइप आएगा 3:1 और जीनोटाइप आएगा 1:2:1। इस आधार पर देखिए, यहां से शुरू करें अपन, यहां से यहां तक। इसमें देखिए F1 पीढ़ी में केवल लंबापन दिखाई दिया क्योंकि यह पौधा लंबा है, और बोनापन यहां दिखाई नहीं दिया। तो इस आधार पर मेंडल ने जो अपना नियम दिया था उसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। मैंने आपको बताया था एक संकर संकरण प्रयोग के आधार पर मेंडल ने दो नियम दिए थे। पहला नियम हो गया प्रभाविता का नियम। यहां से आगे देखिए, यहां से आगे भले ही यह कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी है, जैसे कैपिटल टी के साथ भले ही स्मॉल टी है, लेकिन जब युग्मकों का निर्माण होता है तो कैपिटल टी से स्मॉल टी अलग हो गया है और ये पृथक हो जाता है। युग्मक निर्माण के समय ये अलील पृथक हो गए हैं, और जब ये अलील पृथक हुए हैं, इसी के आधार पर मेंडल ने किसका एक और जो नियम दिया था उसे कहते हैं पृथक्करण का नियम। तो ये हो गया नियम नंबर दूसरा, पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम, ठीक है। इस तरीके से आपको यह याद रखना है। एक संकर संकरण प्रयोग किस पर किया गया था? तो यह किया गया था उद्यान मटर पर। उद्यान मटर, इस मटर के पौधे में कितने जोड़ी कैरेक्टर लिए मेंडल ने? तो कितने जोड़ी कैरेक्टर लिए? 7, ठीक है। 7 जोड़ी लक्षण लिए थे, और इन लक्षणों के ट्रेट अलग अलग थे। ट्रेट इनके अलग हैं, जैसे ऊंचाई। तो ऊंचाई के 2 ट्रेट हैं, एक होता है लंबा और एक होता है बोना। आपने देखा होगा मटर में फली, मटर की फली, तो फली के भी 2 कैरेक्टर हैं, एक तो फली है फूली हुई और एक है पिचकी हुई। इस तरीके से अलग अलग ट्रेट लिए थे मेंडल ने। जैसे फली का रंग, हरा, पीला, ऐसे, ठीक है। ऐसे ही बीज लिए थे। बीज कैसे हैं? गोल और पीले, ठीक है। तो बीज का की आकृति कैसी थी? गोल थे, आकृति गोल थे, सॉरी पीले नहीं, वो तो प्रयोग में लिए थे। झुर्रीदार, रिंकल्ड, रिंकल्ड सीड, राउंड और रिंकल्ड। बीज का रंग लिया था, बीज का रंग लिया था। तो बीज का रंग कैसा होता है? पीला या फिर हरा, ठीक है। देखो एक कैरेक्टर तो लिया ऊंचाई का, फली से लिए 2 और बीज से लिए 2, 2 और 2 4 और 1 5। अब पुष्प, पुष्प का रंग बैगनी या फिर सफेद, बैगनी या फिर सफेद। आप इनको नोट डाउन कर लें फटाफट से। ये 7 कैरेक्टर हैं, 7 जोड़ी। ऐसे ही पुष्प की मतलब क्या कहते हैं उसे? स्थिति, पुष्प की स्थिति, पुष्प की स्थिति के आधार पर, तो पुष्प की स्थिति कहां है? तो ये अक्षीय है या फिर अंत्य है, एक्सियल है या फिर टर्मिनल है। तो इस तरीके से जो ट्रेट हैं, तो जो पहले वाले जो मैंने लिखी हैं ये हैं प्रभावी डोमिनेंट कैरेक्टर हैं, और ये हैं रेसेसिव कैरेक्टर अप्रभावी, ठीक है। इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं, प्रभावी कैरेक्टर, अप्रभावी कैरेक्टर, ठीक है। ये हो गया आपका एक संकर संकरण। अब देख लेते हैं हम द्विसंकर संकरण। तो मैं यहां लिख दूं डाई हाइब्रिड क्रॉस।
तो इसमें देखो नाम से ही पता लग रहा है द्विसंकर संकरण, द्वि संकर संकरण ये प्रयोग है। ठीक है, इसमें दो जोड़ी कैरेक्टर लेंगे, दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य क्रॉस कराएंगे। जैसे गोल और पीला, चाहो तो आप पीला गोल लिख लें, बात एक ही है, पीला गोल या गोल पीला। और दूसरे झुर्रीदार और हरा, इनके बीच में क्रॉस कराया। गोल के लिए लिया मैंने कैपिटल आर, पीले के लिए लिया कैपिटल वाई। देखो दो जोड़ी लक्षण हो गए। और झुर्रीदार के लिए लिया स्मॉल आर, और हरा के लिए आएगा स्मॉल वाई। तो देखो जो कैपिटल कैरेक्टर है ये डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, और जो स्मॉल है वो रेसेसिव कैरेक्टर होगा, मतलब ये प्रभावी है और ये अप्रभावी है। तो ये तो हो गए इनके जनक। और ये आ जाएगी इसकी F1 पीढ़ी। तो F1 पीढ़ी का जो पौधा आया वो इस तरीके का आया। देखो एक अलील यहां से ले लिया, एक यहां से ले लिया, एक यहां से लिया कैपिटल वाई, यहां से लिया स्मॉल वाई। ये पौधा आया था F1 पीढ़ी का। और जो कैसा था देखने में, तो आपका आंसर आएगा कि ये है गोल और पीला, या पीला गोल, जो भी, अगर अपन वाई पहले ले लेंगे तो पीला गोल हो जाएगा। तो गोल पीला पौधा आया F1 पीढ़ी का। क्योंकि इसमें कैपिटल लेटर दो मौजूद है, तो स्मॉल आर कैपिटल आर है तो यही नाम देंगे, और कैपिटल वाई है तो ये नाम दे देंगे। मेंडल ने क्या किया, इसी पौधे का फिर से स्वपरागण करा दिया, ये इस तरीके से। तो अब अपन इसके गैमीट बना ले। पहले देखो, अगर आपने गैमीट सही से बना लिया तो फिर आपके पूरा का पूरा जो भी आप आगे चलोगे वो सब एक्यूरेट आएगा। गैमीट कैसे बनते हैं देखिए, इसके गैमीट बनाए पहले। तो इसके गैमीट बनेंगे 4। कौन कौन से, देखो जेनेटिक्स में अपन क्या करते हैं, पहले किसी एक कैरेक्टर को लेते हैं और उसका क्रॉस उसके साथ वाले दोनों से कराएंगे। जैसे कैपिटल आर का क्रॉस पहले कराया मैंने कैपिटल वाई से, और फिर कैपिटल आर का क्रॉस कराया स्मॉल वाई से। अब स्मॉल आर का क्रॉस कराएंगे कैपिटल वाई से, फिर स्मॉल आर का क्रॉस कराएंगे स्मॉल वाई से। एक तो ये तरीका है, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। दूसरा तरीका मैं आपको बताऊं, ये थोड़ा सा रटने वाला है। पहले मैं कैपिटल आर को 2 जगह लिख लूं, ये लो। अब इसके साथ कैपिटल वाई जोड़ दूं, फिर स्मॉल वाई जोड़ दूं, फिर स्मॉल आर को 2 बार लिख लूं, फिर यहां कैपिटल वाई लिख दूं, फिर स्मॉल वाई लिख दूं। ये रटने का तरीका है, आप इसे ऐसे भी रट सकते हो। तो ये हमने गैमीट बना लिए। अब इधर देखो 1 2 3 4, को इधर देखो 1 2 3 4 मतलब 16। 4 गुणा 4 करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। तो अपन को 16 डिब्बे का एक पुनेट वर्ग या चेकरबोर्ड बनाना है। तो मैं ऐसे बना देता हूं, एक, ये दूसरा। आप अगर ढंग से इसे देख लोगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये गारंटी है। और अगर आप स्किप कर देते हो तो फिर आप जानो, मैं आपके लिए पूरी तरीके से प्रयासरत हूं, मेहनत करा रहा हूं, तो आपको भी मेरा साथ देना होगा। और गुरु दक्षिणा के तौर पर आपसे कुछ नहीं चाहिए, केवल चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाएं, और वीडियो को और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने साथियों के साथ। एक मैं इधर, ये मैंने नर के लिए मेल के लिए लगा दिया निशान, और ये फीमेल के लिए लगा दिया इस तरीके से। देखो इन 4 को मैं इधर रख दूं, तो मैं इधर रख देता हूं कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। और इन 4 को इधर रख देते हैं
कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। यहां तक तो समझ में आ गया? ठीक है। अब इनमें किस तरीके के पौधे आएंगे ये अपन बना लेते हैं। तो देखिए, कैपिटल आर, फिर यहां से लिखो कैपिटल आर, फिर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल वाई, यही पौधा आएगा। अब इसका क्रॉस इसके साथ करा लें, तो मैं पहले इस डब्बे को इसको ले लेता हूं और इसका क्रॉस चारों के साथ करा देता हूं। तो यहां आएगा फिर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब यहां देखो, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और यहां से आएगी कैपिटल वाई। यहां देखो, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है। आगे देखो, अब इसको भर लो, तो इसका क्रॉस इन चार के साथ करा दो। तो कैपिटल आर, फिर यहां से कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इधर देखो इसका क्रॉस इसके साथ कराना है, कैपिटल आर स्मॉल वाई। तो देखो प्लांट ये चेंज हो गया, मैं इसको हटा देता हूं यहां से। कलर कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा अलग लगा देता हूं, जिससे कि आपको प्लांट को गिनने में दिक्कत नहीं आएगी। इस पौधे को मैं इस कलर से ले लेता हूं, जैसे कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब मैं पहले इस पौधे को भर लेता हूं। देखो इधर इधर आ जाओ आप। तो यहां देखो कैपिटल आर, इसके जस्ट सामने इधर कैपिटल आर और इधर स्मॉल आर, इसके जस्ट सामने देखो स्मॉल वाई, इसके सामने देखो स्मॉल वाई। ठीक है। एक पौधा इधर देखो, इधर। तो यहां देखो ऊपर क्या है, कैपिटल आर, यहां से लिया मैंने कैपिटल आर, यहां से लिया मैंने स्मॉल आर, यहां से लिया मैंने स्मॉल वाई, यहां से गई स्मॉल वाई। ये तीन पौधे एक जैसे। अब जैसे मुझे ये बॉक्स भरना है, तो देखो इधर क्या है, कैपिटल आर, ऊपर इसके स्मॉल आर, इधर कैपिटल वाई, इधर भी है कैपिटल वाई। इस पौधे को भरना है, इस बॉक्स को भरना है, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यही आएगा ना। अब जैसे मुझे ये बॉक्स भरना है, तो इसके देखो इधर आ जाओ, इधर ये कैपिटल आर, इसके ऊपर देखो स्मॉल आर, इसके इधर राइट में इधर देखो और इधर देखो, तो कैपिटल वाई है और स्मॉल वाई है। इधर आ जाओ। अब जैसे ये बॉक्स भरना है, तो इसके इधर ऊपर आइए, कैपिटल आर है, इधर स्मॉल आर है, इधर कैपिटल वाई है, इधर स्मॉल वाई है। ठीक है। अब मैं फिर कलर चेंज करता हूं, और मैंने अब लिया ये वाला कलर। तो मुझे जैसे ये बॉक्स भरना है, तो इसके ऊपर क्या आ रहा है, देखो ये वाले हैं और इसके आगे ये हैं, तो स्मॉल आर कैपिटल वाई यही आएगा। अब इसको भरना है, तो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसको भरना है, तो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब ये भरना है, तो देखो स्मॉल आर स्मॉल वाई। भर लोगे? मैंने कलर भी अलग अलग कर दिए हैं, तो इससे आपको क्या है, दिक्कत नहीं आएगी। अब इनके नाम दे लेते हैं। देखो नाम देना भी सीख लें, तो इसके नाम देते हैं अपन, और कलर ले लेते हैं ब्लैक। देखो कैपिटल आर मौजूद है, इसका मतलब ये पौधा होगा गोल, और कैपिटल वाई आ रही है तो पीला। इसमें भी देखो कैपिटल आर है तो गोल, और देखो कैपिटल वाई है तो पीला। भले ही एक हो, उससे मतलब नहीं है, दो में से एक अलील अगर कैपिटल है तो कैपिटल को नाम देंगे, स्मॉल को नाम नहीं देंगे। स्मॉल को नाम कब देंगे, जब दोनों सेम हो। यहां देखो ये पौधा कैसा आएगा, तो आपका आंसर आएगा कि गोल पीला। ये पौधा कैसा होगा, तो देखो यहां पर कैपिटल आर मौजूद है तो गोल, और इस कैपिटल वाई है तो पीला। ये पौधा कैसा होगा, तो देखो स्मॉल आर है तो गोल,
और कैपिटल आर है तो गोल और कैपिटल वाई है तो पीला। यहां देखिए कैपिटल आर है और कैपिटल वाई है तो गोल पीला, यहां पर भी आएगा गोल पीला, ये होगा गोल पीला और ये भी होगा गोल पीला, क्योंकि इन सभी गोल पीले जहां लिखे हैं वहां पर आपको कैपिटल आर और कैपिटल वाई दिख रही होंगी। यहां ये देखो कैपिटल आर है तो ये गोल होगा, लेकिन स्मॉल वाई है दोनों, और स्मॉल वाई के लिए हरा शब्द लगाया है तो यहां हो जाएगा हरा। इसी तरीके से यहां पर ये गोल होगा लेकिन हरा होगा, और ये भी गोल होगा लेकिन हरा होगा। ठीक है, कलर बदल लेते तो ज्यादा बेटर रहता। गोल हरा, गोल हरा, और ये भी है गोल हरा। ठीक है, अब इधर आइए, यहां देखिए दोनों स्मॉल आर हैं तो ये झुर्रीदार होगा, लेकिन दोनों कैपिटल वाई हैं, मतलब कैपिटल वाई आ गई है तो ये पीला होगा। यहां देखिए ये भी झुर्रीदार पीला होगा और ये भी झुर्रीदार पीला होगा, और बचा अब एक, तो अब उस एक को देखें तो ये होगा झुर्रीदार हरा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अब इसका फिनोटाइप क्या आएगा। फिनोटाइप, तो फिनोटाइप क्या आएगा, देखो इसमें आप गिनो, इसमें गोल पीले कितने हैं तो आप कहोगे कि 9। देखो गोल पीला 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गोल हरे कितने हैं तो आपका आंसर आएगा 3, झुर्रीदार पीले 3 और झुर्रीदार हरा 1। तो ये ऐसे चलता है, देखो ये 9 पौधे एक जैसे, 1 2 3 एक जैसे, 1 2 3 एक जैसे और एक अकेला। ठीक है, इस तरीके से निकालते हैं। जीनोटाइप कैसे निकालते हैं तो मैं यही लिख लेता हूं, जीनोटाइप। अब जीनोटाइप ऐसे देखते हैं, जीन देखते हैं, जैसे कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई का एक पौधा है, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये 2 पौधे हैं। फिर ये देखो कैपिटल स्मॉल कैपिटल 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 स्मॉल कैपिटल कैपिटल, ये 2 पौधे हैं। अब देखो एक बड़ा एक छोटा, ऐसे कैपिटल स्मॉल 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 कैपिटल स्मॉल, ये 4 पौधे एक जैसे हैं। और आप देखोगे तो ये चारों देखो, 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 और ये 9, ये गोल पीले हैं तो मैंने ऐसे 9। अब आगे आ जाओ, रेशियो, ये पौधा देखो अलग है, जिसमें 2 बड़े हैं 2 छोटे हैं, ऐसा कोई नहीं है इसमें, तो 1। ये और ये देखो सेम है, कैपिटल स्मॉल 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 कैपिटल स्मॉल स्मॉल स्मॉल। ये पौधे कैसे हैं तो देखो गोल हरा गोल हरा गोल हरा, तो ये 3 गोल हरे हैं। फिर देखो ये पौधा अकेला है, इस तरीके का कॉम्बिनेशन इनमें कहीं नहीं है तो 1, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक जैसा है तो मैंने लिखा इधर 2। ये 3 पौधे एक जैसे हैं, अब बचा एक, ये अकेला ही है, ये अकेला। तो अब आपको यहां जीनोटाइप फिनोटाइप दोनों दिख गए हैं। इस तरीके से हम द्विसंकर संकरण के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ये मेंडल का है द्विसंकर संकरण प्रयोग। इसके आधार पर दिया था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। देखिए गोल के साथ पीला कैरेक्टर था और झुर्रीदार के साथ हरा कैरेक्टर था, लेकिन गोल के साथ आ गया, गोल के साथ जो पीला रंग था ना तो हरा रंग आ गया। तो देखो यहां पर गोल हरे आपको दिख रहे होंगे कहीं, ये रहे, गोल के साथ देखो हरा कैरेक्टर आ गया, तो गोल के साथ आ गया हरा कैरेक्टर और झुर्रीदार के साथ आ गया पीला कैरेक्टर। मतलब ये अलील
जो रंग के लिए जिम्मेदार अलील थे, ये अपनी अभिव्यक्ति स्वतंत्र कर लेते हैं, इसीलिए इसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। और इनमें से ये जो 6 पौधे हैं, ये स्वतंत्र अपव्यूहन दर्शाते हैं। इसी को मेंडल ने कहा था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जो द्विसंकर संकरण प्रयोग के आधार पर दिया गया था। इस तरीके से हमने इस वंशागति आनुवंशिकी का जो चैप्टर है, इसके बारे में आज चर्चा की। महत्वपूर्ण तथ्यों पर अपन ने डिटेल से चर्चा की है और महत्वपूर्ण वन लाइनर और प्रश्न के फॉर्मेट में इसको देखा है। आगे भी आपको इसी तरीके के वीडियो मिलते रहेंगे, तो संदीपनी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है, ऑल पर क्लिक करना है, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपने यार दोस्तों के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपना सपोर्ट दिखाएं। प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अगले एक धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार प्यारे बच्चों, संदीपनी क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम फिर से आपके बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए वन लाइनर सीरीज के अंतर्गत नए अध्याय के बारे में आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे, जो कि आपकी परीक्षा में तैयारी जो आप कर रहे हो उसे और बेहतर बना पाएगा। तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है शिद्दत के साथ। एक रजिस्टर और पेन लेकर आप इन सारी चीजों को नोट डाउन भी करेंगे और साथ में समझते भी रहेंगे। वीडियो को पॉज करके आप ये काम कर सकते हो। वीडियो अंत तक देखना है, जिससे हर एक लाइन आपके समझ में आ पाए, ठीक है। और ये जो तैयारी है ना, आपके लिए मील का पत्थर साबित होगी और आपका